ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केप वेलोसिटी को अच्छे से समझा था। स्केप वेलोसिटी के पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर धरती रोटेट करेगी तो पोल पर ग्रेविटी का क्या असर होता है और इक्वेटर पर ग्रेविटी का क्या असर होता है। हमने देखा था पोल पर हमें ग्रेविटी कुछ फील नहीं होती है, चाहे धरती का रोटेशन कैसा भी हो, लेकिन इक्वेटर पर हमें अलग अलग स्पीड के साथ ग्रेविटी देखने को मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि जब स्केप वेलोसिटी की बात करी थी कि धरती को अगर छोड़ करके हमें जाना रहेगा तो लगभग हमारे रॉकेट की जो स्पीड होगी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। इससे ऊपर हो सकती है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम धरती को छोड़ करके स्पेस में नहीं जा पाएंगे। और अगर हम स्पेस से, यानी सपोज करो कि हम इस मून से धरती की तरफ आ रहे हैं, तो भी हमारे स्पेस शटल की जो स्पीड होनी चाहिए वो 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड से कम नहीं होनी चाहिए। और इसी के तहत हम लोगों ने देखा था कि जो सोलर हमारा सिस्टम है उसमें सबसे अधिक स्केप वेलोसिटी किस ग्रह की थी? जुपिटर की, हाँ जुपिटर की। और हमने इसका भी देखा था कि अगर हमें इस मून से जाना है कहीं बाहर तो इसमें लगभग 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड की हमें स्केप वेलोसिटी चाहिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी कल। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या। ठीक है, मैं फॉर्मूला पहले यहाँ लिख देता हूँ। स्केप वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था? स्केप वेलोसिटी, इसको कहते हैं पलायन वेग, जिसका फॉर्मूला था v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g/r। ये हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाला था, आया था 11.3 किलोमीटर पर। ठीक है, इतना लिखा है। अब हम समझते हैं कि रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी को समझने के लिए हमें ये डायग्राम समझना पड़ेगा। तो देखो, जैसे ये एलिप्स है और हमारा होता है बीच में यहाँ सन। ठीक है, यहाँ सन होता है और इसी सन के चारों तरफ मूव करते हैं सारे के सारे प्लैनेट, है ना। तो सन के चारों तरफ हम मूव कराएंगे अपने अर्थ को। अर्थ मूव करेगा किसके चारों तरफ? सन। ये अर्थ और ये हमारा हो जाएगा सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करेगा उसे हम कहेंगे ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट। तो हम लोग रोटेशनल वेलोसिटी की बात करें तो हम समझेंगे कि अभी ये रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ। ठीक है, सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा ठीक है, रोटेट रिवॉल्व का कंसेप्ट है। ठीक है, मैं इसको रोटेशन और रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन देख थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे जब धरती अपने एक्सिस पर घूमती है तो इसे हम कहते हैं रोटेशन, और जब ये ऐसे इस ऑर्बिट में घूमती है, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है ना, पथ, रास्ता, पथ, ऑर्बिट में। ठीक है, देखो रोटेशन और रिवोल्यूशन में फर्क क्या है कि जब धरती अपने चारों तरफ घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। और जब इस ऑर्बिट पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रोटेशन और रिवोल्यूशन का कंसेप्ट हटा करके इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ये ऑर्बिट में घूमेगी ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी जब ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो कितनी स्पीड से घूम रही है। ठीक है, कितनी स्पीड से घूम रही है हम उसके बारे में पता लगाएंगे। एक ये चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे हमारी धरती है, हमारे धरती के चारों तरफ कौन घूमता है? मून घूमता है ना।
धरती के चारों तरफ मून घूमता है तो इसका भी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। तो मून को धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी? या जब हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा सके इसके लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है उसे ही ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल भाषा में कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम सके उसके लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत है ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट धरती के चारों तरफ घूम सके उसके लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जिस रास्ते पर घूमेगी तो कितना स्पीड होना चाहिए कि वो उस रास्ते पर कंटिन्यू घूम सके, उसे ही हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, उसे ही हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। इतना क्लियर है? देखो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम vo से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ जी आर, रूट ऑफ जी आर। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या था? रूट ऑफ 2 GR और ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट ऑफ जी आर, रूट ऑफ जी आर। ठीक है, रूट ऑफ जी आर। अच्छा, हम अगर सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालना है कि इस अर्थ को सन के चारों तरफ घूमना है तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए? तो यहाँ पर आर हम क्या रखेंगे? क्या हम अर्थ का रेडियस रखेंगे या सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है एवरेज उसको रखेंगे? पहला मैंने बोला यहाँ पर क्या मैं अर्थ का रेडियस रखूंगा आर की जगह, या सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रखूंगा आर की जगह? बरोबर, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। उसी तरीके से अगर हमें ये निकालना है कि हमारे धरती के चारों तरफ किसी सैटेलाइट को घूमना है, चाहे वो मून हो या कोई हमारा भेजा गया सैटेलाइट हो, तो उसके वेलोसिटी के लिए हमें इस सैटेलाइट और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रखना पड़ेगा, है ना? उसको रखना पड़ेगा। तो देखो हम मान करके रफली क्या चलते हैं कि कोई भी सैटेलाइट है वो धरती से रेडियस के बराबर ही ऊपर गया हुआ है और वहीं से चक्कर मार रहा है। क्या मान के चलते हैं कि कोई भी जो सैटेलाइट है जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही ऊपर गया हुआ है। तो अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस इतना होता है ना, 6400 किलोमीटर। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इतनी स्पीड होनी चाहिए मेरे सैटेलाइट के कि ये अर्थ के चारों तरफ घूम सके, तो कैसे निकालूंगा? तो सेम vo इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा vo इज इक्वल टू, देखो g की वैल्यू मैं 10 ले लूं और r को लिखता हूँ 6400। ठीक है, किलोमीटर है। ठीक है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर। अब अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे निकाल लू 64 इंटू 10 क्या हो जाएगा? ये 1 2 3, 1 2 3 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लू तो 10⁻3। ठीक है, अब इसके जब बाहर जाएगा तो देखो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻6, बाहर आएगा तो 8 इंटू 10⁻3, यानी ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं किलोमीटर में करूंगा तो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर किसी सैटेलाइट को धरती के चारों तरफ चक्कर काटना है तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया कि हमने ये क्या निकाला? हाँ, इसे जो ये जिस पाथ पे ये सैटेलाइट घूम रही है इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कोई सैटेलाइट हमारे धरती के चारों तरफ घूम सके उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता है तो आर की जगह वो रख दो। उसके बाद तुम्हें सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता है तो आर की जगह वो रख दो और तुम्हें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल जाएगी कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमने के लिए कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है ना? अब देखो हम एक रिलेशन देखते हैं
वीई और वीओ में, यानी स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तो फॉर्मूला लगभग दोनों का सेम दिख रहा है, बस एक में 2 है और एक में नहीं है ना। अच्छा देखो, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाला, तो यहाँ ले लेते हैं। हमने देखा कि वीई जो हमने निकाला था √2 GR, और ये अर्थ के लिए आया था 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। और हमने जो वीओ निकाला ये था √GR, और ये आया था लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बताओ इसमें वीई ज्यादा है या वीओ ज्यादा है? वी ज्यादा है, जाहिर सी बात दिख रही है। तो मैं अगर ये काम करूं, वी इज इक्वल टू √2 एंड √GR, ऐसे लिख दूं वी को, तो कोई दिक्कत है नहीं। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √GR की जगह क्या लिख सकता हूँ, V0, यानी वी इज इक्वल टू √2 V0। ये रिलेशन याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि वीई V0 से कितने टाइम ज्यादा है, 1 टाइम, 2 टाइम, √2 टाइम या √3 टाइम। √2 टाइम, यानी स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम ज्यादा होता है। इतना क्लियर हुआ? तो बताओ, सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी की जरूरत रहती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सैटेलाइट की स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम हुई तो सैटेलाइट धरती पर गिर जाएगा। तो कई बार सुना होगा कि चाइना का जो सैटेलाइट है वो धरती पर गिर गया है ना, वो धरती पर गिर गया। क्यों गिर जाता है? तो घूमते 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 धीरे धीरे उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम हो जाती है और वो धरती पर गिर जाता है। इसलिए जब इंडियन अपने सैटेलाइट को भेजते हैं तो उस सैटेलाइट के अंदर इंजन लगा करके भेजते हैं और उसमें थोड़ा फ्यूल रखते हैं, ताकि जब सैटेलाइट घूमते घूमते उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होने लगे तो हम वो इंजन चालू कर दे और इसमें थोड़ा सा थ्रस्ट दे करके इसकी स्पीड को वापस बढ़ा दे 10 किलोमीटर पर सेकंड या 12 किलोमीटर पर सेकंड, और फिर वो इसी स्पीड से घूमती रहेगी आसमान में। समझ में आया क्या? तो इतनी चीज क्लियर हुई। हमने क्या क्या देख लिया, वीई देख लिया, वी ओ देख लिया। अब जब सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो अब समझते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी में और साइंस सेक्शन में भी यूपीएससी का पूछता है सवाल सैटेलाइट को लेकर। सैटेलाइट 3 टर्म ध्यान से समझ लेना। एक तो जैसे हम अगर कहें कि स्टार क्या होता है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी हीट हो और अपनी लाइट हो उसे हम स्टार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लैनेट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, किसी स्टार के चारों तरफ, दूसरे मतलब किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्लैनेट कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता हो उसे हम प्लैनेट कहेंगे। और फिर आते हैं सैटेलाइट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता हो उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता हो उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। तो अगर बताओ, हमारा धरती है, धरती के चारों तरफ तो मून भी घूमता है, धरती के चारों तरफ मून भी घूमता है कि नहीं घूमता है? तो मून क्या हुआ, एक सैटेलाइट हुआ कि नहीं हुआ? मून भी एक सैटेलाइट है, लेकिन इसे इंसानों ने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है, इसलिए इसे हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन अर्थ के चारों तरफ एलन मस्क का बनाया हुआ, इसरो का बनाया हुआ, स्पेस एक्स का बनाया हुआ सैटेलाइट भी तो मूव करता है ना। तो इसे इंसानों ने बनाया है, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
तो सैटेलाइट कितने टाइप के हैं? दो। कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। मून नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। और आर्टिफिशियल कौन सा है? यानी जिसे इंसानों ने बनाया है उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट बनाया था आर्यभट्टा, ठीक है। भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्टा। लेकिन सैटेलाइट को आसमान में ले जाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर तुझे मुंबई से राजस्थान जाना है, तो तू कैसे जाएगी? तू प्लेन से जा सकती है, ट्रेन से जा सकती है, बाइक से जा सकती है ना। यानी कोई ना कोई व्हीकल चाहिए रहेगा कि नहीं? गाड़ी। ऐसे ही धरती से सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए रहता है, ठीक है। क्या चाहिए रहता है? व्हीकल चाहिए रहता है। ये चीज हमेशा नोट करके रखना, अभी इसी चीज को समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या कहा कि जैसे हमें एक धरती पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है, व्हीकल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है। और अलग अलग तरीके के हमने व्हीकल सुने होंगे, PSLV, GSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। तो ये सब क्या है? अब देखो, हम इंसानों का वेट 60 kg 80 kg रहता है, इसलिए हमारे लिए ट्रेन, बस, गाड़ी, बैलगाड़ी सब चल जाता है। लेकिन ये जो सैटेलाइट होते हैं ये टन्स में होते हैं, ठीक है, टन्स में। और इन्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाना रहता है। इसके लिए इनके लिए जो व्हीकल लगता है उससे वो रॉकेट होता है, रॉकेट। समझा है क्या? हम जैसे आसमान में उड़ते हैं, जहाज से उड़ते हैं ना, क्या हमारी बैलगाड़ी आसमान में उड़ जाएगी? नहीं, जहाज से उड़ेंगे। ऐसे ही इन सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रॉकेट्स की, और उन्हीं अलग अलग रॉकेट्स का नाम होता है PSLV, GSLV। अब ये समझाऊंगा PSLV इसके लिए इस्तेमाल होता है, GSLV इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसे समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कौन सा सैटेलाइट ध्रुवों मतलब कि पोल के पास घूमता है, कौन सा सैटेलाइट इक्वेटर की साइड घूमता है, कौन सा सैटेलाइट इक्वेटर और पोल के बीच में घूमता है, उन्हें क्या क्या अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो पहले दो चीज समझ में आई, सैटेलाइट कितने टाइप के हैं? तो कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। सैटेलाइट को ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? व्हीकल, ठीक है, व्हीकल। अब देखो, वो जो हमारा अर्थ है, हम अर्थ को ले लेते हैं। एक मिनट है, मैं थोड़ा सा अर्थ ले लेता हूँ। ओके, चलो हम लोग देख लेते हैं इसको। देखो, ये हमने अर्थ ले लिया है अपना। अर्थ को हम रख लेते हैं यहाँ पर, रख लेते हैं। और अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट होंगे। ये मैं सैटेलाइट समझो इसका। जैसे पहले यहाँ समझो, जो अर्थ है, अर्थ का पोल है अपना, है ना। ये यहाँ अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। और ये अर्थ ऐसे घूमते रहती है। ये ऊपर है नॉर्थ पोल और ऊपर ये नीचे है साउथ, ठीक है, साउथ पोल। अच्छा, चलो ये एक्सिस को छोड़ो, हम सीधा सीधा ऐसे करते हैं। यही, ये ऐसे है समझो, ये है नॉर्थ पोल ऊपर और ये है साउथ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर ये है, ठीक है। तो देखो, कुछ सैटेलाइट होते हैं जो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल का चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल का चक्कर काटते रहते हैं, तो मैं समझाता हूँ। और कुछ सैटेलाइट है जो इक्वेटर का चक्कर काटते हैं। एक एक चीज को समझो ध्यान से, समझ में आया? जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ, तो कुछ सैटेलाइट होंगे जो ऐसे घूमेंगे,
ठीक है, ऐसे में सीधा इसमें बनता है। ऐसे, ठीक है, यानी कि ये है नॉर्थ और ये साउथ, ये पोल टू पोल चक्कर काटते हैं, ठीक है, पोल टू पोल चक्कर काटते हैं। और कुछ सैटेलाइट होते हैं जैसे अर्थ है, ये इसके इक्वेटर, ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसे इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ चक्कर काटते हैं, इक्वेटर टू इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पर ही चक्कर काटते हैं। और कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो इसके एक्सिस जहां ये इंक्लाइंड होता है ना, ये ऐसे ऐसे में चक्कर काटते हैं। तीन सिचुएशन याद रखना, 1 2 3, ठीक है। पहला क्या है, पोल टू पोल, दूसरा है इक्वेटर, और तीसरा है ये एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। तो देखो, जो सैटेलाइट पोल टू पोल चक्कर काटते हैं उन्हें कहते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। अभी इन सबका स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, पोलर सैटेलाइट। और जो सैटेलाइट इक्वेटर, जो सैटेलाइट इक्वेटर टू इक्वेटर, इक्वेटर पर चक्कर काटते हैं उन्हें हम कहते हैं जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। और जो ऐसे एक्सिस पर काटते हैं उन्हें कहते हैं जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में सिर्फ पोजीशन का फर्क होता है, बाकी स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम होता है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम होता है। तो पहले तीन तरीके के सैटेलाइट, जो तीन तरीके से सैटेलाइट हैं जो धरती का चक्कर काटते हैं, कौन, पोल टू पोल, उन्हें हम क्या कहेंगे, पोलर सैटेलाइट। इक्वेटर पर तो जियो स्टेशनरी, और एक्सिस के थ्रू तो जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। अब समझना, मैं यहां लिख देता हूं पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। और यहां दूसरी साइड लिखता हूं जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। दोनों में सिर्फ किसका है, पोजीशन का फर्क है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। क्लियर, ओके। अब देखो, अगर कोई पूछेगा कि पोलर सैटेलाइट का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये पोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड पोल, पोल के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, पोल के चारों तरफ घूमते हैं। ये धरती से बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं, लगभग इनकी जो हाइट होती है धरती से वो 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की हाइट पर घूमते हैं, ठीक है, 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की हाइट पर घूमते हैं। इसलिए इनकी जो स्पीड होती है ये हाई होती है, स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड क्या है, समझ में आ रहा है क्या, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि vo इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी या जी आर, जी आर। अब देखो, यहाँ पर 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर जाने पर रेडियस बहुत कम है, रेडियस बहुत कम है, तो ग्रेविटी मतलब बहुत कम इन सेंस जो है सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, तो ग्रेविटी कम एक्ट करती है, इसीलिए इन्हें कम से कम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड रखनी पड़ती है। लेकिन अगर रेडियस बहुत बड़ा हो जाए, जैसे 6400 किलोमीटर या 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, तब ग्रेविटी बहुत माइन्यूट एक्ट करेगी और उस वक्त स्पीड बहुत कम रहेगी तो भी चलेगी, ठीक है। हाँ, आप समझना। तो ये जो पोलर सैटेलाइट होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये अपना धरती का एक चक्कर, वन रिवोल्यूशन 84 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने मिनट में, 84 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, इन्हें ऊपर ले जाने के लिए, ये बहुत भारी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ऊपर ले जाने के लिए PSLV की जरूरत पड़ती है, PSLV,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किसकी जरूरत पड़ती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब मैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दिखा भी देता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, चलो हमने सैटेलाइट का सब ले लिया है। देखो ये दिखाई दे रहा है। देखो दो तरीके के जो हमारे पास व्हीकल है वो दो है। कौन कौन से? एक PSLV और एक GSLV। तो कैसे पहचानेंगे कि देख करके कि भाई PSLV है या GSLV? तो देखो जो पोलर सैटेलाइट है उनका वेट बहुत भारी नहीं होता है, इसलिए उनको छोड़ने के लिए जो सैटेलाइट जो रॉकेट बनाया जाता है ना, रॉकेट वो बहुत हैवी नहीं होता है। रॉकेट वो बहुत हैवी नहीं होता है और उसे उसका कलर से ही पहचाना जाएगा कि उसको रेड व्हाइट। ये जो रेड व्हाइट का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये दरअसल इनके फ्यूल स्टेजेस हैं। अलग अलग स्टेजेस में क्या लगाए गए हैं? फ्यूल लगाए गए हैं। ठीक है, कि पहला स्टेज रहेगा जो इन्हें धरती से ऊपर ले जाएगा, फिर दूसरा स्टेज रहेगा जो इसे एक ऑर्बिट प्रोवाइड कराएगा, तीसरा रहेगा जो इसे स्पीड प्रोवाइड करवाएगा कि हाँ ठीक है अब इसे कौन से ऑर्बिट में कितनी स्पीड से चलना है। तो अलग अलग स्टेजेस में फ्यूल लगे हुए हैं और ये धरती से ऊपर जा सके, ग्रेविटी को क्रॉस कर सके, उसके लिए लगाया जाता है यहाँ पर बूस्टर। तो बूस्टर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। हाँ ये बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ रॉकेट्स के बूस्टर इतने बड़े होते हैं कि उतना हमारा ये जो रॉकेट दिखाई दे ना बड़ा सा PSLV, इतने बड़े बड़े बूस्टर लगे होते हैं। नासा वासा का जो रॉकेट रहता है बहुत दूर लंबी दूरी तय करनी रहती है, तो वहां पर उनके जो बूस्टर होते हैं वो हमारे इस एक एक व्हीकल से भारी खाली बूस्टर लगे रहते हैं। ठीक है, हमें बेनिफिट क्या मिल जाता है? क्योंकि हम इक्वेटर के करीब रहते हैं तो हमें जो है छोड़ने में आसानी पड़ जाती है, हमें ज्यादा बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम वहीं दूसरे USA वगैरह की बात करें तो ठीक है, जैसे देखो भारत है, अब यहाँ से हमको देखने को मिल जाएगा कि ये इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटर हम यहीं से छोड़ देते हैं, हम इक्वेटर के करीब है, हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन USA है यहाँ से छोड़ेगा तो उसे इक्वेटर से बहुत दूरी पर है, इसे और ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इनके जो वो होते हैं रॉकेट्स होते हैं ना, उनमें भारी भारी बूस्टर लगे होते हैं। बूस्टर देखना है क्या? ठीक है, चलो बूस्टर भी दिखा देता हूँ। जैसे ये है, देखो ये है ना, ये स्पेस शटल है जिसमें साइंटिस्ट लोग बैठ के जाते हैं, और इसके इधर जो लगा हुआ है ये दोनों ये बूस्टर है, और ये है एक्स्ट्रा फ्यूल जो इन्हें वापस से रिटर्न लेकर के आता है। ठीक है, ये USA का है। इतना बड़ा बड़ा बूस्टर दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा बड़ा बूस्टर है। उसके बाद यहाँ देखो एरिना 5, इसमें ये जो मेन है इसके अंदर खुद फ्यूल भरा हुआ है, यहाँ पर पेलोड होता है, लेकिन इसको धरती से ऊपर ले जाने के लिए इतना बड़ा इनको बूस्टर देना पड़ रहा है। ये है US का। ये देखो ये सब क्या है? बड़े बड़े बूस्टर ही बूस्टर हैं। समझ में आ रहा है? तो बूस्टर लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये धरती की ग्रेविटी को छोड़ सके। ये बूस्टर इन्हें ताकत प्रोवाइड करता है, ये ऊपर की साइड कूद करके जा सके। ठीक है, अब देखो जब ये PSLV को कैसे पहचानेंगे? ये पहले तो हल्का रॉकेट होगा, पतला होगा। GSLV में दिखा देता हूँ। देखो ये GSLV दिखाई दे रहा है, GSLV ये देखो इतना मोटा भारी भरकम दिखाई दे रहा है। इसमें तो ये जो बूस्टर है, बूस्टर को अगेन बूस्ट करने के लिए बूस्टर लगाया गया है ना। और GSLV की खास बात है इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी बताऊंगा। इसको 36,000 किलोमीटर और 32,000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर के सैटेलाइट को छोड़ता है अर्थ सरफेस से। ठीक है, तो अगर इमेज दिखाया जाएगा तो इमेज देख करके हम GSLV और PSLV पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? कैसे पहचानेंगे? GSLV भारी होगा कि PSLV? GSLV। ठीक है, अभी पहले हम लोग PSLV के बारे में समझते हैं। हमने देखा कि पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखो ये कहाँ से छोड़ा जाता है? तो श्रीहरिकोटा के कुंभा से, है ना, यहाँ से छोड़ा जाता है सतीश धवन स्पेस स्टेशन। वहां से हम लोग अपने सारे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, चाहे PSLV हो चाहे GSLV हो। क्यों ऐसा करते हैं? कि जब ये ऊपर जाता है सैटेलाइट तो इसकी एक एक जो स्टेजेस है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहता है फ्यूल खत्म होता है, ये टूट टूट कर गिरते रहता है। अगर इसे हम अपने इस लैंड मास से सपोज यहाँ से छोड़ते या इधर से छोड़ते, तो जैसे सैटेलाइट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, पता चला पहला इसका स्टेज खाली हुआ और गिर गया महाराष्ट्र में, 10 लोगों की मौत हो गई। दूसरा स्टेज खाली हुआ, उड़ीसा में गिर गया उसका मलबा।
20 लोग मर गए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग समुद्र के किनारे से छोड़ते हैं। हमारी धरती किधर से किधर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इसीलिए हम उसी डायरेक्शन में छोड़ते हैं। देखो ये हमारा वेस्ट है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम अपना रॉकेट छोड़ते हैं। तो यही अपना आंध्र प्रदेश का जो पुलिकट लेक है वहीं पर है श्रीहरिकोटा, और वहीं से छोड़ा जाता है। और जिस रास्ते से जा रहा होता है वहां पर पहले ही एक एरिया वार्निंग अलर्ट कर दिया जाता है कि कोई भी मछुआरा या कोई भी घूमने वाली जहाज उस रास्ते के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि आज सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है और उसके मलबा गिर सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देख, जहां पर ये सैटेलाइट खड़ा किया जाता है पूरा, उसके नीचे ना खाली जगह होता है, पूरा नाला टाइप बना रहता है। वो नाला टाइप क्यों बना रहता है कि जब ये ब्लास्ट करे, मतलब कि जब ये जले तो जलने के बाद इसका हीट धुआं सब उसी नाले से बाहर की साइड आ जाए। नहीं तो अगर सोच ऐसे फ्लैट सरफेस रख देते तो जितना भी इसका हीट रहता, धुआं रहता, सब वापस से रॉकेट को ही टच कर देता और रॉकेट जमीन पर ही ब्लास्ट कर जाता। समझा? इसीलिए नीचे क्या रखा जाता है, खाली जगह है, खाली जगह है, नाला टाइप अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत लंबा लंबा नाला रहता है, ताकि पूरा हीट और धुआं आजू बाजू से निकल जाए और रॉकेट थ्रस्ट को पा करके। बता, रॉकेट न्यूटन के किस लॉ पर काम करता है? रॉकेट ऊपर जाता है न्यूटन के किस लॉ से? हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। नहीं, न्यूटन के तीसरे लॉ पर। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ पर काम करता है रॉकेट। एक्शन रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ एक प्रेशर मारता है, इसको धरती उतना ही ऊपर ढकेलती है। समझा क्या? एक्शन रिएक्शन फोर्स। हाँ, तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे लॉ पर काम करती है, तो हम लोग न्यूटन में पढ़ लिया है। ठीक है, ओके। ये पीएसएलवी समझ में आ गया इतना। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है? पीएसएलवी की हाइट कितनी होती है धरती से? 600 से 800 किलोमीटर। स्पीड कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी को समझते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये किसके चारों तरफ घूमेगा? रिवॉल्व अराउंड इक्वेटर के। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, या हम इसे कह सकते हैं एक्सिस। एक्सिस पर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? जियो सिंक्रोनस। ठीक है, जियो सिंक्रोनस। अब देखो, इनकी जो हाइट होती है ना, हाइट, ये धरती के सरफेस से 36,000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 36,000 किलोमीटर। धरती का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। अगर इतनी ही ऊंचाई पर हम चले जाते हैं, 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो जी 1/4 हो जाता है। सो 36,000 किलोमीटर जाएंगे तो जी कितना कम हो जाएगा, है ना? बहुत कम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। लेकिन फिर भी जी एक्ट करते रहता है, और इसीलिए बहुत कम जी होने की वजह से इसकी स्पीड भी कम होती है। स्पीड, इनकी स्पीड होती है लगभग 3.14 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.14 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। ये अपना एक चक्कर, वन रिवोल्यूशन 24 घंटे में पूरा करती है। 24 आवर, 24 आवर। अच्छा, जियो स्टेशनरी का एक और मतलब समझा देता हूँ। देखो, जियो मतलब धरती, है ना? जियो मतलब धरती, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, है ना, धरती। और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, यानी कैसे? जैसे जैसे धरती घूम रही है और वैसे वैसे उसके साथ साथ सैटेलाइट भी घूम रहा है। यानी अगर इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को किसी एक धरती पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करके रख दिया जाएगा तो सिर्फ वहीं पर देखते रहेगा, वहीं की सारी इंफॉर्मेशन 24 आवर वहीं की इंफॉर्मेशन देता रहेगा। समझ में आया? इसलिए इसको क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, यानी धरती के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। धरती जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे कौन घूमेगा? हमारा सैटेलाइट भी घूमेगा। तो इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स किया जा सकता है। अच्छा, इससे एक इंसिडेंट बताता हूँ और अच्छे समझ में आएगा कि जब हमारा ये पोखरन वाला वो सब चल रहा था टेस्ट करने के लिए, तो उसमें यूएसए ने क्या किया था कि हम पर नजर रखने के लिए 3-3 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए थे, है ना? कि 3 सैटेलाइट हमको नजर रख रहे होंगे कि यहाँ पर भारत में क्या हो रहा है। तो
वो लोगों ने जियो स्टेशनरी न लॉन्च करके पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया था, और पोलर सैटेलाइट की स्पीड अधिक होने की वजह से ये भारत को हमेशा 24 घंटे निगरानी नहीं रख पा रही थी। इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको बीच बीच में क्या मिल जाता था, टाइम मिल जाता था, और उसी टाइम पीरियड में वो लोग अपना काम खत्म करते थे। हाँ, उनको टाइम मिल पाता था ना, मतलब 4 घंटे 2 घंटे, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने पहले एक सैटेलाइट लगाया था, फिर उन लोगों ने 3 सैटेलाइट लगा दिया, तब जो है एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट के बीच का टाइम पीरियड और कम हो गया, है कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किए होते तो क्या हम 1 सेकेंड के लिए भी पोखरण में कोई एक्टिविटी कर पाते? नहीं, वो पोखरण पे वो देखते रहता, 24 घंटे निगरानी रखते रहता, और हम कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए पूछता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल किस लिए होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए होता है, यानी निगरानी रखने के लिए। इसका वर्क या फंक्शन किस लिए होता है? सर्विलेंस या निगरानी रखने के लिए, या यूं कहें मिलिट्री यूज के लिए। मिलिट्री, अगर हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या एक्टिविटी हो रही है, तो हम कौन सा सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे निगरानी रखते रहेगी, फोटो भेजते रहेगा, हम देखते रहेंगे वहां से, है कि नहीं। हाँ, और कहेगा कि कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे हम बातचीत करते हैं, अभी ये किस सैटेलाइट के थ्रू हो रहा होगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू। हम टीवी देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू। बात समझ आ रहा है क्या? तो कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। तो कहेगा पोलर सैटेलाइट का फंक्शन क्या है? फालतू में भेजते हैं इसको, तो इसका वर्क होता है वेदर, ठीक है, वेदर के लिए। क्लियर है क्या? हाँ, तो पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बताओ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, एक तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, ये बहुत भारी भरकम होते हैं, इसलिए इन्हें ले जाने के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर है क्या? इस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अपनी धरती से और दूर ले जाने के लिए इसे लगाया जाता है इसमें क्रायोजेनिक इंजन, जिसको क्या जो कि बनाया गया था भारत का क्रायोजेनिक इंजन, विकास इंजन, विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन। विक्रम भाई थे ना, विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पर ये विकास इंजन का नाम दिया गया था क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है? एक स्पीड प्रोवाइड कर देता है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड की, जो धरती की ग्रेविटी को पूरी तरीके से छोड़ दे सैटेलाइट। ठीक है, हाँ हाँ, बूस्ट ही करने के लिए, ये बूस्ट ही करने के लिए। ये जो बूस्टर होते हैं ये पहले धरती से उठाने के लिए होते हैं, ताकि इसमें लोड बहुत ज्यादा होता है, इसका जो पे लोड होता है ना टन्स में होता है, 500 टन 400 टन ऐसे में होता है। ठीक है, इसीलिए इनको उठाने के लिए पहले बूस्टर होते हैं, इन बूस्टर को भी और उठाने के लिए छोटे बूस्टर होते हैं। फिर उसके बाद ये जो इंजन दिख रहा है ये भी एक तरीके का इंजन, इसमें भी ईंधन भरा होता है, ये और आगे की स्टेज को ले जाता है। उसके बाद स्पेस में जाने के बाद फिर ये क्रायोजेनिक इंजन काम करता है, फिर ये इंजन खुल जाता है और इसके अंदर जो सैटेलाइट रखे होते हैं ये बक्सा खुल जाएगा ऐसे, और इसके अंदर का सैटेलाइट निकल के ऐसे एकदम घूमने लगेगा, इस टाइप में घूमने लगेगा ये। और फिर ये सोलर पैनल के थ्रू जो है सूरज की रोशनी से अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। समझ में आया क्या? वो सैटेलाइट के बारे में समझ में आ गया। सैटेलाइट कितने तरीके के? दो, तो मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन अगर कहेंगे कि धरती के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमते हैं उस वे में हम कितने तरीके के सैटेलाइट को स्टडी किए? कौन से दो? धरती के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमते हैं इस वे में हमने कितने सैटेलाइट को देखा? 3। कौन कौन से सैटेलाइट? पोलर, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में सिर्फ पोजीशन का फर्क है, एक्सिस की तरफ घूम गया तो जियो सिंक्रोनस, और इक्वेटर की तरफ है तो जियो स्टेशनरी। बाकी उनका भी स्पीड वही, डिस्टेंस वही, हाइट वही, और वही व्हीकल GSLV। समझ में आ गया क्या?
इतना समझ में आ गया तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आगे समझाऊंगा स्पेस शटल वगैरह क्या होता है और केपलर के नियम कैसे काम करते हैं। ठीक है।